क्या हो अगर कल से ही पेट्रोल और डीजल मिलना बंद हो जाए, तो आप क्या करोगे? आपकी गाड़ी कैसे चलेगी? हमारा रोजमर्रा का काम कैसे होगा? और क्यों है ईवी जरूरी? दुनिया में ईवी अडॉप्शन कहां तक पहुंच गया है? ईवी अडॉप्शन में इंडिया कहां स्टैंड करता है? अभी कितनी रिसर्च और डेवलपमेंट हो चुकी है फ्यूचर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और क्या ईवी ही फ्यूचर है? ऐसी ही कुछ बातें जानेंगे हम आज इस वीडियो में। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑटोमोटिव इंडिया। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। वीडियो को शुरू करते हैं, मगर उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही और ऑटोमोटिव रिलेटेड वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, ये सेवा एकदम निशुल्क है, देरी मत कीजिए। सबसे पहले बात की जाए आइस व्हीकल्स यानी इंटरनल कंबशन इंजन व्हीकल्स की, या इनसे होने वाले नुकसान की, तो वो है पोल्यूशन। क्योंकि ये फ्यूल्स जैसे कि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी को बर्न करके व्हीकल को पावर देता है। इस आइस व्हीकल से होने वाले पोल्यूशन की बात करें तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, पर्टिकुलर मटेरियल्स, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये सारी गैसेस प्रोड्यूस होती है, जिससे अस्थमा, खांसी, लंग डिजीज, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां इंसानों को होती है। और वहीं इन्वायरमेंट के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है, जैसे कि एसिड रेन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं गर्मी बहुत ज्यादा है, ग्लेशियर का पिघलना, ये सब हमें मिल रहा है विद द हेल्प ऑफ आइस व्हीकल्स। डब्ल्यूएचओ ने ये तक कहा है कि 90% लोग जहां रह रहे हैं वहां की आबोहवा जीने लायक नहीं है। यूरोप, यूएसए, चाइना जैसे देश सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन से ही पूरी दुनिया का 20 to 30% पॉल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं, और इंडिया भी इससे अछूता नहीं, बल्कि हमारे यहाँ और भी बुरा हाल है। भारत के 132 शहरों को नॉन अटेनमेंट सिटीज में रखा गया है, यानी कि यहाँ की हवा ह्यूमंस के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहुत ही ज्यादा नीचे जा चुकी है। इनमें दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी और कानपुर जैसे शहर टॉप पॉल्यूटेड सिटीज में जगह बना चुके हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा शर्म और चिंता की बात है। दिल्ली में 40% एयर पोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों से हो रहा है। मई 2024 में भारत ने रिकॉर्ड तोड़ यानी कि 21.8 मिलियन मैट्रिक टन कच्चे तेल का आयात किया था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6% ज्यादा था। दिसंबर 2024 में भारत का तेल और गैस की कुल आयात $10.4 बिलियन रही, जो कि कितना बड़ा नंबर है इंडियन रुपीज के अकॉर्डिंग आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं। और देखा जाए तो ये सीधा सीधा डिपेंडेंसी है अदर कंट्रीज पे ऑयल के लिए। मान लो किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में कल को ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री सप्लाई चेन बंद कर देती है या अपने प्राइसेस को और ज्यादा बढ़ा देती है, उस सिचुएशन में क्या होगा? देश के पास कितना बैकअप है? और बात करें भारत जैसे देश की, जिसकी आबादी बहुत ज्यादा बड़ी है, तो हमारे बैकअप्स कितना हमारा साथ देंगे? ऑयल प्राइसेस कितने ज्यादा बढ़ जाएंगे, और ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे तो सारी चीजें महंगी हो जाएगी, क्योंकि इकोनॉमी कनेक्टेड है फ्यूल से। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट और सारी दुनिया में, या यूं कह ले सारी दुनिया में, सभी देश ये चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ईवी का अडॉप्शन किया जाए, जिससे वो अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं और प्राइसेस को भी कंट्रोल करना चाहते हैं। और ज्यादा ऑयल परचेस करने से हमारा ट्रेड डेफिसिट यानी कि व्यापार घाटा भी बढ़ता है, जो कि बुरी चीज होती है। इसलिए गवर्नमेंट भी चाह रही है कि जल्दी से जल्दी ईवी का अडॉप्शन किया जाए। अगर बात करें इंडिया सहित पूरे वर्ल्ड की कि किस जगह पे कितना ईवी अडॉप्शन किया गया है और इंडिया भी कौन सी जगह पे स्टैंड कर रहा है, चलिए चार्ट से समझते हैं। आप चार्ट पे ध्यान दीजिए। नॉर्वे 90%, चाइना 35%, यूरोप 25 to 30%, यूएसए 10 to 15% और इंडिया 2 to 3%, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है और हमें बहुत ज्यादा ईवी में ग्रोथ की आवश्यकता है दोस्तों। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि ईवी अडॉप्शन में 2030 तक हम लोग 30% ईवी अडॉप्शन कर लेंगे, जो कि चाइना जैसी कंट्री के सामने बहुत ही ज्यादा कम है। चाइना जब तक और भी ज्यादा आगे बढ़ चुका होगा। अगर बात की जाए उन मैन्युफैक्चरर्स की जो कि इंडिया में ईवी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और सेल्स कर रहे हैं, तो उनमें से टाटा, महिंद्रा, एमजी, ये कुछ नाम है जो कार मार्केट में अच्छा काम कर रहे हैं। और हाल ही में Hyundai और मारुति ने भी अपनी ईवी लॉन्च करी है। बात करें टू व्हीलर्स की, तो टू व्हीलर्स के मामले में इंडिया ने काफी अच्छा काम किया है। इंडिया की कुछ स्टार्टअप्स हैं और कुछ पुरानी कंपनीज है जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जैसे कि ओला इलेक्ट्रिक, एथर, टीवीएस, बजाज चेतक, हीरो की विडा जैसे प्लेयर मासेस को टारगेट कर रहे हैं। और इसमें एक नाम और रह गया है, जो कि है रिवोल्ट मोटर्स, जो कि सिर्फ बाइक बनाती है। अभी 2025 के क्वार्टर सेल्स की अकॉर्डिंग 21% ज्यादा की सेल हमको देखने को मिली है ईवी टू व्हीलर्स में। इंडिया में BYD जैसी कंपनीज भी आने का ट्राई कर रही है और कुछ मॉडल्स इसके इंडिया में अवेलेबल भी हैं, जो कि एक चाइनीज कंपनी है। ये एक ऐसी कंपनी है जो काफी ज्यादा नई है, उसके बावजूद भी इस कंपनी ने सेल्स और टेक के मामले में टेस्ला को भी पीछे पछाड़ दिया है। चाइनीज ईवी कंपनीज ने ईवीज को बहुत ज्यादा मास्टर कर लिया है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चाइनीज कार रोड, पानी दोनों में चलती है। इनकी कार्स खुद ही हवा में जंप कर लेती है, 360 डिग्री घूम जाती है, वो भी एक ही जगह पे। इनके पास ईवी स्पोर्ट्स कार है, ऑफ रोडिंग SUV है, ब्लेड बैटरी टेक्नोलॉजी है। और अभी हाल ही में BYD ने अपना
अपना सुपर चार्जर भी शोकेस किया है, जो आपकी गाड़ी को 5 मिनट में इतना चार्ज कर देगा कि आपकी गाड़ी 400 किलोमीटर की रेंज दे पाएगी। बट ऑफ कोर्स ये BYD की कार्स में ही सपोर्ट करेगा, क्योंकि इतनी ज्यादा एनर्जी के साथ स्टोर करने के लिए वैसी बैटरी टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, जो कि सिर्फ BYD के पास। टेस्ला भी इंडिया में आने का बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं और ट्रम्प चाचा की मेहरबानी से टेस्ला इंडिया में आ भी जाएगा। टेस्ला की कुछ कार्स को इंडिया में टेस्टिंग होते हुए स्पाई किया गया है। हालांकि टेस्ला का इंडिया में आने से एक हेल्दी कंपटीशन स्टार्ट होगा और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा जंप मिलेगा। टेस्ला या BYD के बारे में आप क्या सोचते हैं, प्लीज कमेंट्स करके बताइए। और इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो ईवी मैन्युफैक्चरर्स और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर के चार्जिंग इंफ्रा को बूस्ट करना चाहिए। चार्जिंग स्टेशंस की हालत बहुत ज्यादा खराब है अभी, और चार्जर्स चालू कंडीशन में भी नहीं मिलते हैं। और दूसरी चीज, चार्जिंग के रेट्स को भी कम किया जाना चाहिए, क्योंकि बायर्स ऑलरेडी महंगी ईवी परचेस कर रहे हैं। उसके बाद में अगर उनको चार्ज करने में पेट्रोल और डीजल जितने पैसे ही देने पड़ेंगे, तो ईवी बाय करने का क्या ही मतलब। दूसरा, पेट्रोल और डीजल सिर्फ 5 मिनट में भर जाते हैं, लेकिन ईवी को चार्ज करने में भी ज्यादा टाइम लगता है। इस पॉइंट्स को सोच करके चार्जिंग का रेट कम करना चाहिए। और हमारे देश की ईवी मैन्युफैक्चरर्स को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत, और रिलायबिलिटी और क्वालिटी कंट्रोल में भी। ओला और कई सारे ऐसे टू व्हीलर्स हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा कि इन्होंने फायर कैच की है, और कई कस्टमर्स ने अपनी गाड़ियों को खुद आग लगाया है या फिर शोरूम के सामने जाकर के गाड़ी को तोड़ा है। महिंद्रा XUV 9e का केस भी आपके सामने आए होगा। हम चाहते हैं कि हमारे ब्रांड्स इंटरनेशनल लेवल पे जाकर के अच्छा काम करें, लेकिन उससे पहले उनको इंडिया में अच्छी सर्विस देनी पड़ेगी। और हम कस्टमर्स को भी ये समझने की जरूरत है कि जब भी कोई नया व्हीकल मार्केट में आता है और उसे आप परचेस करते हो, तो उसे आप लॉन्ग जर्नी के हिसाब से ना डिसाइड करो। पहले आप उसको अच्छे से टेस्ट कर लो, छोटी छोटी जर्नीज कर लो, उसके बाद आप उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करो। और ब्रांड्स को ये समझने की आवश्यकता है कि जब भी वो अपनी कोई गाड़ी को लॉन्च करते हैं, जब भी वो कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लेके आते हैं, उसको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। अपने सर्विस सेंटर्स को हमेशा तत्पर रखना चाहिए, अपनी आफ्टर सेल सर्विस को इंप्रूव करने की आवश्यकता है, और जो भी प्रॉब्लम्स कस्टमर्स को आ रही है उन्हें नोट डाउन करके आगे मैन्युफैक्चरर्स तक पहुंचाने की जरूरत है, ताकि आने वाले नए बैच में वो प्रॉब्लम रिपीट ना हो। अब ये तो हो गई इंडियन ईवी मैन्युफैक्चरर्स की बात। अब बात करते हैं पर्टिकुलर ईवीज की, कि ईवीज में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। ईवीज इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होती है दोस्तों। जी हाँ, आपने सही सुना। बैटरीज बनाने के लिए लिथियम आयन और दूसरे अर्थ मिनरल्स की आवश्यकता होती है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होते हैं। बट फाइनल वर्डिक्ट तो यही है दोस्तों, ईवीज को इसलिए लेना चाहिए जिससे कि हमारी कंट्री किसी और कंट्री पर डिपेंडेंट ना हो सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।